स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन विथ बी आंसर पर। मैं सत्यवंत पुनः एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस सेशन में संविधान की चर्चा कर रहे हैं, संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और संविधान के अगले एपिसोड के रूप में हम आज अध्ययन करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अगर हम संविधान की बात करें, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो देखा जाए तो 3 प्रकार से स्वरूप मिलता है आपको। एक अनुसूचियों के रूप में, दूसरा भाग के रूप में और तीसरा जो स्वरूप मिलता है अनुच्छेदों के रूप में। अर्थात कुछ विषय हमारे अनुसूचियों में वर्णित हैं, कुछ भागों में वर्णित हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जो भागों के अंतर्गत अनुच्छेदों को रख दिया गया है। तो यहाँ सामान्यतः हम अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे कि अनुसूचियों में कौन से विषय रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुसूचियों में कौन सा विषय रखा गया है, किस प्रकृति का विषय रखा गया है। तो हमारी जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है। और हम चर्चा कर लेते हैं आगे कि जो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों की संख्या है कितने। तो हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या देखा जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। पुनः 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिसमें से हम पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। पुनः इसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। हम उन अनुसूचियों को भी पढ़ेंगे। पहले जो हमारा बोर्ड पर लिखा गया सर, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो संविधान है, संविधान की अनुसूचियों में कौन कौन से विषय वर्णित हैं। तो सबसे पहले अनुसूची नंबर 1 का अध्ययन करें तो अनुसूची 1 में भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। सामान्यतः जहाँ पर भी 1 का विषय आता है, अनुसूची 1, अनुच्छेद 1, भाग 1, वहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ही उल्लेख मिलता है। तो सामान्यतः हमारा जो अनुसूची 1 है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहले हमारे संविधान में 29 राज्य थे और 9 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें से दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को एक में मिला लिया गया। और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को जो घोषणा हुई मिलाने की, यह घोषणा 26 नवंबर 2019 को की गई। अर्थात जो दमन और दीव, दादर, नगर हवेली, ये जो अनुसूचियों में विषय जोड़े गए हैं, अर्थात जो हमारे ये 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हैं, ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं। इनको कब जोड़ा गया सर? तो इनकी घोषणा हुई जोड़ने की 26 नवंबर 2019 को, लेकिन इनको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 2020 के द्वारा। अर्थात दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश न होकर के 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दोनों एक ही केंद्र शासित रूप में बन गए। अब आगे देखा जाए सर, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुख्य बातें नहीं हैं। अब 28 राज्यों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भी हम अध्ययन करेंगे। पुनः अब आ जाते हैं अपने दूसरी अनुसूची पर। जो दूसरी अनुसूची है, इसमें वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है सर, किसके वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो हमारी जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है सर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7वीं जो वेतन और भत्तों का उल्लेख है सर, इसमें हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन कितना मिलता है, तो 7वां वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया, जिसमें से राष्ट्रपति जो है हमारे, राष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है 5 लाख मिलता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो वेतन है 4 लाख मिलता है। राज्यपाल का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन 3,50,000 अर्थात 3.5 लाख मिलता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मिलता है। इसके बाद सर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 है। इसके बाद अगर देखें सर जो हमारा और पदाधिकारी हैं, जिसमें से हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है सर, यह आपके सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर है, अर्थात 2,50,000 है। इसके बाद सर जो हमारे सांसद होते हैं, सांसद का वेतन 50,000 मिलता है पर मंथ। जो भी हमें वेतन लिखे हैं सर, ये 1 महीने का वेतन है। राष्ट्रपति को 1 महीने में 5 लाख वेतन मिलता है। इसके बाद भत्ते, आवास वगैरह, जो टेलीफोन का बिल होता है, सब कुछ अलग से मिलता है इनको। उपराष्ट्रपति को 4 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है। मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको 2,80,000 रुपये मिलता है। अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के 2,50,000 मिलता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। हमारे संसद के सदस्य अर्थात जो सांसद होते हैं, उनका जो वेतन है 50,000 है। यहाँ से हमारा एक पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, इसको उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता है। यहाँ से आपका कई बार प्रश्न बना है, किस पदाधिकारी को उसके पद का वेतन नहीं मिलता है, तो हमारे उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, इसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद के वेतन का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन इनको जो वेतन मिलता है 4 लाख, यह उपराष्ट्रपति आप जानते होंगे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। साथ में बने रहिएगा, लास्ट तक मजा आएगा आपको। ट्रिक के साथ सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी याद करने में। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन न मिल करके राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन मिलता है। इसके बाद सर हम देखते हैं कि जो हमारा अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख है। हम कैसे याद रखेंगे कि अनुसूची 2 में किस विषय का उल्लेख है, तो सामान्यतः हम कहें सर कि अगर हम काम करते हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम जब मंथ पूरा हो जाता है, महीना पूरा हो जाता है, तो हम कहते हैं वेतन दो। क्या दो? वेतन दो। वेतन से वेतन हो जाएगा सर, 2 से अनुसूची 2, अर्थात किस अनुसूची में वेतन का प्रावधान है, तो दूसरी अनुसूची में हमारे वेतन का प्रावधान है। किसके वेतन का? सरकारी कर्मचारियों के वेतन का उल्लेख है। यहाँ से हमारे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सांसदों का वेतन हमने देखा। यहाँ से सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद का वेतन कितना मिलता है पर मंथ, तो इसके अध्ययन को हमने देखा सर। अब आगे चलते हैं अगले अनुसूची के ऊपर। जो हमारी अगली अनुसूची है, अनुसूची 3। अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे।
शपथ का प्रावधान है सर। शपथ को हम इंग्लिश में ओथ कहते हैं। यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, इंग्लिश शब्दावली का ही प्रयोग कर लेता है कि ओथ का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो जो हमारा ओथ है, ओथ को ही शपथ कहते हैं। शपथ को ही अंग्रेजी में ओथ कहा जाता है। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं संविधान द्वारा जिनको शपथ दिलाई जाती है, किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है सर? अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। यहाँ से एक हमारा जो मुख्य फंडा है सर, यहाँ से जो हमें मुख्य चीज़ें याद करनी है वो 2 चीज़ें हैं मुख्यतया। जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है। प्रश्न बनता है सर, अनुसूची 3 के तहत किन पदाधिकारियों को या किस पदाधिकारी को शपथ नहीं दिलाई जाती है? तो जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं इनको अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है। अर्थात अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सर कि अनुसूची 3 में किस व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं। अनुसूची 3 में किसका उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती। लेकिन इनको शपथ तो दिलाई जाती है इनके पद की। तो सामान्यतः हम जान जाएं सर कि जो राष्ट्रपति होता है इसको अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। और जो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है सर, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 अर्थात 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ से सर और भी हमारे प्रश्न बनते हैं कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको तो शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जो हमारे संसद के स्पीकर होते हैं अर्थात लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। सर सामान्यतः राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, इनको इनके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। अर्थात किस पदाधिकारी को उसके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती? तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जो होता है, इनको इनके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। क्यों नहीं दिलाई जाती? क्योंकि ये संसद के ही सदस्य होते हैं, अर्थात सांसद होते हैं, जो कि पहले ही सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं। अर्थात एक बार ये शपथ ग्रहण कर चुके हैं सांसद के रूप में, पुनः ये अपने पद पर आते हैं तो पुनः इनके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। सामान्यतः सर शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में हमने पढ़ा। अनुसूची 3 में किसको किसको शपथ नहीं दिलाई जाती? तो अनुसूची 3 के तहत सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती। किस पदाधिकारी को उसके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। यहाँ पर हम सर वेतन का उल्लेख किए, लेकिन हमने सर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन का उल्लेख नहीं किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी नहीं है। अर्थात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वेतन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं जो प्रधानमंत्री अपने पास रखता है, जैसे रक्षा अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं जिनको प्रधानमंत्री अपने पास रखता है, किसी अन्य मंत्रियों को नहीं देता है, और उसको उस पद का वेतन मिलता है जो मंत्रालय का मंत्री बनाया जाता है। तो सामान्यतः हम यहाँ पर समझ गए होंगे वेतन के बारे में। शपथ को भी आप समझ गए होंगे सर। वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वेतन 2। वेतन का मतलब क्या सर? वेतन 2 का अर्थ क्या सर? अनुसूची 2। काम करने के बाद वेतन 2 भाई। शपथ का प्रावधान, ओथ का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान की 3री अनुसूची में है सर। यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा शपथ शब्द है, शपथ शब्द में कुल 3 अक्षर हैं। शपथ,
3 अक्षर हैं, किस अनुसूची का विषय है? तो अनुसूची 3 का विषय। आगे बढ़ा जाए, अगर देखें सर तो हमारा जो अगली अनुसूची है, अगली अनुसूची संख्या 4, अनुसूची 4 के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। आप साथ में बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और पसंद आ जाए, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 आप ऐसे लिखते हैं सर। 4 हिंदी में हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जब 4 लिखते हैं तो 4 के अंत में र आता है, और र से ही प्रारंभ होता है राज्यसभा। 4 राज्यसभा, अर्थात अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अर्थात जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे। अर्थात जैसे हम देखें सर, हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, जो कि सर्वाधिक हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, उत्तर प्रदेश से कितने सांसद राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो राज्यसभा में 31 सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। आप पढ़ेंगे सर राजस्थान, तो राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं। अगर राजस्थान की चर्चा की जाए सर कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 10। इसको हम याद रख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर जो जे है, जे अब कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में पढ़ेंगे तो जे का क्रम जो होता है 10th नंबर पर होता है। अर्थात राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा में सीटों की संख्या राजस्थान के 10 है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में राज्यसभा में कुल 11 सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद आप उत्तराखंड पढ़ेंगे, तो उत्तराखंड में राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 3 है, अर्थात उत्तराखंड से 3 राज्यसभा के सदस्य चुन करके आते हैं। इसी प्रकार से सभी राज्यों से सांसद चुन करके आते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ से सर राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान देखें तो किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में है। यहाँ से राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो सर यहाँ से हमने देखा अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। अनुसूची 1 में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान। अब इसी क्रम में हम आगे आते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 का अध्ययन करते हैं। तो अनुसूची 5 में सर हम पढ़ेंगे एससी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति। के लोगों का प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य करेगा। अर्थात जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अर्थात इनके जो शासन प्रशासन का नियंत्रण होगा, इनके लिए जो नियम कानून बनाएंगे वो राज्य सरकार बनाएगी। अर्थात यहाँ से देखा जाए सर तो यह प्रारंभ से ही इतिहास इनका अगर देखा जाए तो ये लोग प्रारंभ से ही मतलब दबे हुए रहे, इनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और इनके विकास के लिए यहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया कि जो एससी और एसटी के लोग होंगे, इनका जो प्रशासन होगा, इनका जो शासन होगा, इनका जो नियम कानून होगा वह राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। अगर हम इसको याद करने का प्रयास करें सर तो यहाँ से हम यश बनाते हैं, तो यश का आकार बनता है सर 5 की तरह। हम 5 बनाते हैं तो 5 और यश का आकार मिलता जुलता है। अर्थात यहाँ से सर यश का यश ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं इधर से। अर्थात अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात हम अगले क्रम में आ जाते हैं सर अनुसूची 6। नोट करते रहिएगा आप इस पॉइंट को। अगला क्रम सर हमारा जो है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में सर 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया। अर्थात जो हमारी अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में
4 राज्यों का उल्लेख है जिसको हम एटीएम स्क्वायर के द्वारा याद रख सकते हैं। ए से हो जाएगा आपका असम, टी से हो जाएगा सर त्रिपुरा, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर का मतलब 2 टाइम एम लिख लेंगे सर, 2 बार एम लिख लेंगे, एक एम से हो जाएगा मेघालय और एक एम से हो जाएगा मिजोरम। सामान्यतः यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं आपके। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो हम कह देंगे सर एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर क्या है? बैंक वाला एटीएम नहीं। कौन सा एटीएम? ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। भावनाओं को समझ रहे हैं आप? यहाँ से सर अनुसूची 6 में 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कहा गया है। अगर इन राज्यों को देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं, यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजातियाँ हैं और इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कहा गया है कि इनका प्रशासन नियंत्रण राज्य करेगा। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य हैं सर? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको कैसे आप याद रख सकते हैं सर? एटीएम स्क्वायर से। एटीएम में आप देखें तो एटीएम स्क्वायर अर्थात असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं सर। यहाँ से आप देखिएगा एटीएम स्क्वायर हम लिखते हैं, एटीएम में 3 अक्षर हैं सर, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हम गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 2 अर्थात 6, अर्थात अनुसूची 6 में एटीएम स्क्वायर का उल्लेख है। अब आगे चलते हैं सर अनुसूची 7। यह बहुत ही सुंदर विषय है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसको हम याद रख सकते हैं और याद रखना पड़ेगा इसको। अगले एपिसोड में अगर हम देखेंगे सर तो संविधान के अगले वीडियो को और बेहतर करते हैं हम, और आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे जहाँ तक संभव होगा। बीएन सर आपके साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे और वही अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक नई ऊर्जा के साथ एक मोटिवेशन देंगे और आपको सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अभी भी करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं कि आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो भावनाओं को समझिएगा, सबकी जिम्मेदारियां हैं। अगले क्रम में हम चलते हैं सर अनुसूची 7 के बारे में। जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में क्या है सर? तो अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा अर्थात जैसे हमने पढ़ा सर कि जो भारत का संविधान है उसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। जो भारत का संविधान है एकात्मक संविधान भी है और संघात्मक संविधान भी है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा संघ के आधार पर संविधान के 2 भेद होते हैं, एक एकात्मक संविधान और दूसरा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान उसे कहते हैं जिस संविधान के द्वारा वहाँ की पूरी शक्ति केवल एक व्यक्ति में निहित हो जाती है। जहाँ पर तानाशाह हम जानते हैं कि जो चाइना का संविधान है, चाइना के संविधान के द्वारा पूरी राष्ट्र की शक्ति केवल एक व्यक्ति के अंतर्गत दे दी गई है। रूस के संविधान को यहाँ देखें तो रूस के संविधान द्वारा पूरी शक्ति केवल एक व्यक्ति के द्वारा दे दी गई है, लेकिन हमारे भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ देखें तो सर अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र में नियम कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य में नियम कानून राज्य सरकार बनाएंगी। इसके पश्चात सर देखें तो और कुछ विषय हम इसको पढ़ेंगे और यहाँ से सर केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में शामिल है सर? किस अनुसूची में इस विषय को रखा गया है? तो अनुसूची 7 में रखा गया है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। कितनी सूची बनाई गई है सर? 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें से हम पढ़ें तो पहली सूची आपकी संघ सूची, दूसरी सूची आप पढ़ें सर तो दूसरी सूची आपकी राज्य सूची, तीसरी सूची आप पढ़ें तो समवर्ती सूची। अर्थात किस अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है? तो 7वीं सूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ से सर जो संघ सूची है, संघ सूची पर जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची पर कौन नियम कानून बनाती है सर? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में कौन कानून बनाती है? तो राज्य सरकार कानून बनाती है।
इसके बाद समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाते हैं सर? समवर्ती सूची में जो विषय हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके कानून बनाती हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिल करके कानून बनाएंगी। यदि देखा जाए सर तो संघ सूची में कुल विषय कितने हैं? तो संघ सूची में कुल 100 विषय हैं आपके। राज्य सूची में विषय की संख्या आप पढ़ें तो 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। अर्थात संघ सूची जो है ये अपने 100 विषयों पर ही नियम कानून बनाएगी, राज्य सूची 61 विषय पर नियम कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में जो 52 विषय दिए गए इस पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है सर, सूचियों से, सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। सर कौन कौन सी सूचियाँ हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में सर 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं सर? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 52 विषय, 52 विषय हैं। अब यहाँ से सर संघ सूची पर नियम कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कौन नियम कानून बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर के नियम कानून बनाती हैं। अर्थात यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा सर आपका कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में अगर कोई एक विषय, मान लीजिए कि हम शिक्षा को ले लें, समवर्ती सूची में शिक्षा आती है आपके, शिक्षा पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएं, अगर एक ही नियम बनाना है और दोनों सरकारें मिलकर के शिक्षा पर नियम कानून बनाती हैं, एक ही साथ नियम कानून बनाती हैं, तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का नियम मान्य होगा या राज्य सरकार का मान्य होगा? तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो वहाँ पर केंद्र सरकार का नियम कानून मान्य होगा, प्रभावकारी होगा। ध्यान से सुनेंगे आप। अब यहाँ से सर हमारा जो संविधान है, संविधान के 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ लिया सूचियों को। इसके पश्चात सर संघ सूची के कुछ विषय आप सुन करके नोट कर लीजिएगा। संघ सूची में जैसे आपका रेलवे आता है, मुद्रा आता है, बैंकिंग, आयात निर्यात आता है, सेना आती है, राष्ट्रीय आपात आता है, जनगणना आता है, सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी आता है, इनकम टैक्स, खान खनिज आते हैं। इसमें नोट कर दें सर? ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। तो जो हमारा संघ सूची है, संघ सूची में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है सर, इसको नोट कर लेंगे आप, जीएसटी आता है। जीएसटी आता है सर। इसके बाद आयात निर्यात आता है, आयात निर्यात, आयात निर्यात आता है। इसके बाद सर रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, मुद्रा, बैंकिंग जो है, बैंकिंग का जो क्षेत्र है अभी आपके संघ सूची में ही आता है। इसके पश्चात अगर देखें सर तो हमारी जो सेना है, इनकम टैक्स है, सेना, आयकर विभाग जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, आयकर विभाग का भी उल्लेख संघ सूची में ही है। इसके बाद सर हम राज्य सूची के कुछ विषय को देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। जीएसटी को आप याद रख लीजिएगा। जीएसटी किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। आयात निर्यात किस सूची का? रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, सेना, आयकर विभाग, इनकम टैक्स किस सूची का विषय है? तो यह आपके संघ सूची का विषय है। सामान्यतः अगर हम आगे देंगे सर राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की, तो राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय सर जैसे पुलिस आ जाएगा, कारावास आ जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगी। राज्य सूची में क्या आएगा सर आपका? पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद सर जो राज्यों की पुलिस होती है, पुलिस। इसके बाद सर श्मशान घाट, श्मशान घाट जो हैं ये भी आपके राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद सर कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के लिए जो नियम कानून बनाएगी वो भी राज्य सरकार ही बनाएगी। इसके बाद सर आप देखें तो जो हमारे कारावास जो है
जो कारावास की सज़ा होती है, ये भी राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। तो ये आपके कुछ मुख्य विषय रहे। इसके बाद सर हमारा जो समवर्ती सूची है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं सर। जो हमारा राज्य सूची है, राज्य सूची में भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि राज्य सूची में मूल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में कितने विषय थे। तो यहाँ पर सर 66 विषय थे। कितने विषय थे सर राज्य सूची में? तो राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन 5 विषयों को हटा करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। अर्थात राज्य सूची में मूल कितने विषय थे सर? 66 विषय थे। 5 विषयों को कब जोड़ा गया समवर्ती सूची में सर? तो 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और यह कौन कौन से विषय थे सर आपके? तो इसमें आपका विषय था सर शिक्षा, वन्य जीव, पक्षी रक्षा, पर्यावरण, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा सर आपका नाप तौल। ये 5 विषय आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। अर्थात जो शिक्षा है, शिक्षा पर पहले केवल राज्य सरकार कानून बनाती थी, लेकिन अब जो है शिक्षा पर समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाने के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। तो सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन कौन से विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो आपके शिक्षा, वन्य जीव, पक्षी रक्षा, पर्यावरण और नाप तौल, इन 5 विषयों को शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। इसके बाद सर हम आते हैं अगले क्रम में। देखें सर हम इसको याद कैसे रख सकते हैं सर? तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है सर? सूचियों का। स से 7 और स से सूची, स से 7 और स से सूची। 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है। क्रम से आगे आए सर 8वीं अनुसूची। यहाँ से आप क्लियर कर पाए होंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है सर, आप और जोड़ सकते हैं एक विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, दिव्यांग शिक्षा। दिव्यांग शिक्षा किसका विषय है सर? तो आपके समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद सर जो तलाक की प्रक्रिया है, अभी काफ़ी हाईलाइट रहा है यह मामला तलाक वाला, 3 तलाक का। तो जो तलाक का मामला है सर, तलाक पर जो नियम कानून बनाएंगी ये राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के बनाएंगी। जो विवाह होता है, शादी के बाद विवाह, 12वीं के बाद इंटर, शादी के बाद विवाह, और यह जो विवाह होता है यह अभी समवर्ती सूची का ही विषय है। भावनाओं को समझिएगा। आगे चलते हैं सर हम अनुसूची 8। अनुसूची 8 में सर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है सर? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हम 8वीं अनुसूची को पढ़ते हैं सर। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सबसे पहला कारण देखें यहाँ से सर, तो सबसे पहला पॉइंट सर 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, जिनको संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है। कोई भी भाषा इसमें शामिल की जाएगी सर तो उसको संविधान मान्यता देगा, तभी शामिल की जाएंगी अनुसूची 8 में। यहाँ से सर हम अगर देखें तो हमारे प्रश्न बनते हैं कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो सर एक हमारा रहा मूल संविधान। मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं भाई? 14 भाषाएं थीं। अब कितनी हैं? 22 हैं। अर्थात कुछ भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई भाई? 14 भाषाएं थीं। पहले अगर इसके बाद देखें सर तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई,
15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया सर, आप पढ़ेंगे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके बाद सर 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसे हम नमक के माध्यम से याद रख सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसके बाद सर 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। पुनः 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम नमक के माध्यम से याद रख सकते हैं सर। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इनको कब जोड़ा गया सर? तो इनको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अर्थात 15, 3, 18 भाषाएं हो गई सर। इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक मेडिकल की डिग्री होती है जिसे आप जानते हैं BDMS, जिसको दांत के डॉक्टर करते हैं। यहाँ से सर B से होगा आपका बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, M से हो जाएगा मैथिली और S से हो जाएगा संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी सर, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। आधुनिक में देखा जाए सर, वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या भाषाओं की संख्या 22 है, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब हमारी जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं हैं ये कब जोड़ी गई? तो इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ याद करना नहीं है। बस यहाँ से सर इस संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन दोनों को जोड़ दीजिए। 21 + 71 बराबर हो जाएगा आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया, 4 में लागू कर दिया गया। अभी हमने संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं का उल्लेख किया और हमने देखा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी में। पुनः 3 भाषाएं नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। पुनः 4 भाषाएं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003-4 के द्वारा। अब हम आ जाते हैं सर कि जो हमारे मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, वे भाषाएं कौन कौन सी थीं, तो उनका हम वर्णन कर लेते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची की भाषाएं या अनुसूची में वर्णित भाषाएं मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं वर्णित थीं, इनकी संख्या कितनी थी भाई? तो 14 भाषाएं थीं। ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो बस एक कहानी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उनका लड़का है, और एक संत जी हैं जो साधु संत जी, और इसके बाद एक है गुहिल नाम का लड़का। चारों लोग मिल करके ताश के पत्ते खेल रहे हैं। मुस्लिम का लड़का अपने अब्बा से कह रहा है कि अब्बा, संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। और यही आपकी 14 भाषाएं हैं, नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब्बा, संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। ये आपके 8वीं अनुसूची में जो मूल भाषाएं थी 14 मूल संविधान के अंतर्गत वे भाषाएं हैं सर।
सामान्यतः यहाँ से अगर हम देखें तो अ से असमिया, बा से बांग्ला, सन से, जो सन है आपका यहाँ पर सन से हो जाएगा संस्कृत, त से तमिल, क से कश्मीरी, और इस म से मलयालम। पुनः यहाँ से जो क है आपका, इस क से हो जाएगा आपका कन्नड़, इस म से मराठी, प से पंजाबी, इसके बाद सर ते से तेलुगु, पुनः दे से, देखें यहाँ पर देता है जो पूरा साइलेंस है सर, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद यहाँ जो ऊ है, इस ऊ की हम 2 बार काउंटिंग करेंगे, ऊ को 2 बार लिया जाएगा। एक ऊ से हो जाएगा आपका उर्दू और एक ऊ से हो जाएगा सर उड़िया। अब यहाँ से स जो है स साइलेंस है, इस स का कोई अर्थ नहीं है। सामान्यतः अब यहाँ से आएंगे सर गु, गु से गुजराती और ही से हिंदी। यह हमारे मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी, इसमें उल्लिखित 14 भाषाएं हैं। आप काउंट कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 भाषाएं। आप इस पंक्ति को 2 बार पढ़ेंगे, इसके बाद 1 बार 2-3 बार इन भाषाओं को पढ़ लेंगे, आसान से याद कर सकते हैं आप। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गोहिल को। अ से असमिया, बा से बांग्ला, सन से संस्कृत, त से तमिल, क से कश्मीरी, म से मराठी या मलयालम कर लीजिएगा, क से कन्नड़, म से मराठी, प से पंजाबी, ते से तेलुगु, उ से उड़िया, उ से उर्दू, गु से गुजराती, ही से हिंदी। ये 14 भाषाएं। इसी क्रम में हम आगे आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं सर हम अगली अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो हमने पढ़ा सर कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी और पुनः 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। पढ़ते हैं सर हम 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो 9वीं अनुसूची में विषय को हम देख लेते हैं सर, कौन सा विषय है। तो इसमें आपका संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण, या इसी को आप कह सकते हैं सर भूमि अधिग्रहण, कानून का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? तो इसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अब यह संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण कानून क्या है? तो यहाँ से जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई सर, इसमें जो विषय थे पहले जोड़ने से पहले जो प्रावधान था संपत्ति अधिग्रहण का, कि यदि आपकी कोई ज़मीन है, अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई उस पर स्मारक बनाती है या आपके ज़मीन में से रोड निकाला जाता है या रेलवे लाइन जाती है, तो उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको जो मुआवजा देती है आप आंख बंद करके ले लेंगे उसको। अगर वो नहीं भी देती है तो आप उसको ज़मीन दे देंगे। यह प्रावधान था। अगर आपकी ज़मीन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ले लेती है, मुआवजा नहीं देती है, फिर भी आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह जो 9वीं अनुसूची का विषय है सर, यह पहले वाद्य योग्य नहीं था, नॉन जस्टिसेबल था। अर्थात ना वाद्य योग्य नहीं का मतलब होता है कि आप जो विषय दिया गया इसमें, इस विषय के आधार पर यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इस विषय में कोर्ट के पास नहीं जा सकते, कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगी, कोर्ट में हम याचिका दायर नहीं कर सकते। इसमें कुल पहले 284 विषय थे
इन 284 विषयों पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, कोर्ट में हम अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ की एक बैठक हुई और उस बैठक में कहा गया कि जो संपत्ति अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत विषय आते हैं, यदि उस पर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर राज्य सरकार जमीन लेकर के, भूमि लेकर के उसका मुआवजा नहीं देती है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकती है। इसमें जैसे आपको आ जाता है सर कौन कौन सा विषय आता है, तो आप पढ़ लेंगे, जैसे चकबंदी कानून, इसमें आ जाता है आपका जमींदारी कानून, इस प्रकार से कुछ विषय आ जाते हैं। तो सामान्यतया सर यहाँ पर हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची को, इसमें संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। पहले यह वाद्य योग्य नहीं था, लेकिन 2007 के बाद इसको वाद्य योग्य बना दिया गया, जस्टिसेबल बना दिया गया, अर्थात न्याय योग्य बना दिया गया कि हम उस कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट हमारी सुनवाई कर सकती है। पुनः हम अगले क्रम में आते हैं, 10वीं अनुसूची का अध्ययन करते हैं। सर 10वीं अनुसूची क्या है? तो हमारी जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। अब दल बदल कानून क्या है, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। कौन सी अनुसूची पढ़ना है भाई? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया है। यह दल बदल कानून कब जोड़ा गया? तो दल बदल कानून जोड़ा गया भाई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, इसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा। अर्थात किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं सर, अगर आप 10 लिखें हिंदी में तो 10 से 10 होता है और 10 से ही दल बदल होता है, अर्थात अनुसूची 10 में दल बदल कानून जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन। एक प्रश्न और बन जाता है सर, किसके द्वारा जोड़ा गया? तो यह विषय जोड़ा गया सर 1985 में, और 1985 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अर्थात दल बदल कानून किसके द्वारा लाया गया? तो दल बदल कानून राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। यह दल बदल कानून है क्या? तो एक दल से दूसरे दल में जाने को हम दल बदल कहते हैं। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पहुंच जाना सर वह दल बदल है। वर्तमान में आप बहुत सारे उदाहरण देख रहे होंगे कि एक नेता अपनी पार्टी को छोड़कर पुनः दूसरे पार्टी में चला जा रहा है। ऐसा जो प्रावधान है सर, अगर देखें तो इसमें किस प्रावधान को रोकने के लिए इस नियम कानून को लाया गया? तो इसमें राजीव गांधी ने एक बात कही सर कि यदि कोई चुना हुआ विधायक हो या सांसद हो, अगर वह चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर अपनी पार्टी को छोड़कर पुनः दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात अगर आप विधायकी का चुनाव या सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के 6 महीने के अंदर अपनी पार्टी छोड़कर पुनः दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह दल बदल कानून बताता है। पहले होता था कि सरकार चुनाव होने के पश्चात अगर कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद जीत गया, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में तुरंत चला जाता था, और जिस पार्टी में रहता था अगर उसकी बहुमत है तो वह पार्टी बहुमत को समाप्त कर देती थी सारी, उसका बहुमत जो होता था कमज़ोर पड़ जाता था और सरकार गिर सकती थी। और इस समस्या को समावेशित करने के लिए, सुलझाने के लिए दल बदल कानून लाया गया। सामान्यतः बस हमसे 2 प्रश्न बनेगा सर, 3 प्रश्न यहाँ से। 10वीं अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? तो दल बदल कानून का। 10वीं अनुसूची में दल बदल कब जोड़ा गया या 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में। दल बदल कानून किसके द्वारा जोड़ा गया? तो राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया। एक प्रश्न अगर बन जाए सर कि दल बदल कानून
के जोड़ने के समय या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह इस समय भारत के राष्ट्रपति रहे। पुनः हम आ जाते हैं अगली अनुसूची जो हमारी 11वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख। सर मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी तो इनको जोड़ा गया होगा। कब जोड़ा गया? तो आपका ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो 11वीं अनुसूची में हमारा जवाब होगा सर ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान के अनुसूची में? संविधान में सर इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा। अगर इसको आप याद करना चाहें तो आप लिखते हैं 11 हिंदी में, तो ग से 11 होता है और ग से ही ग्राम पंचायत भी होता है। अर्थात ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ सर एक प्रश्न और बन जाता है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में विषय की संख्या है 28। कितने विषय हैं? 28 विषय। तो सामान्यतः हमने 11वीं अनुसूची को भी पढ़ा। इसके बाद आ जाते हैं सर 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिका परिषद का उल्लेख है। नगर पालिका परिषद का उल्लेख है। अर्थात आप कह सकते हैं सर नगर निगम का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निगम का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो सर यहाँ 73वां है। 73वां के बाद आ जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 93। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका परिषद है। इसके बाद सर इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें कुल विषय की संख्या अगर हम समझना चाहें सर तो हमारे यहाँ 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं सर? 29 विषय। अब इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 11 माइनस कर देंगे तो 18 विषय। यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 93 पढ़ेंगे। अगर देखें तो आपका 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन एक ही साथ किए गए 1992 ईस्वी में। 71वां, 72वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़े गए और इनको लागू करने का वर्ष जो है कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 1992 में। कुछ विषय लागू कर दिए गए, कुछ 93 में लागू किए गए, कुछ विषय 94 में लागू किए गए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम जल्दी ही आपके सामने अगला एपिसोड लेकर के आएंगे। धन्यवाद।